यस सर। हो गया स्क्रीन डन? हाँ सर। हाँ सर। ओके नो सर, एक मिनट सर। ओके, सो देखो क्या होगा कि कोई भी जेनेटिक नाउ इफ यू सी दैट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, अगर आप मेंडेलियन डिसऑर्डर देखोगे तो देखो कैसा होता है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है और ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। तो हाउ टू नो दैट कि इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव? इसके लिए मैं आप लोगों को एक चार्ट दूंगा, वो चार्ट देखोगे तो आपको कोई भी पेडिग्री होगा तो आप लोग फटाक एनालिसिस कर लोगे। ठीक है, सो मैं बाद में वो चार्ट को लिखवाऊंगा आप लोगों को। अब देखो ये जो ए है और बी है, दिख रहा है यहाँ पे दो पेडिग्री दिख रहा है आपको, दो पेडिग्री दिख रहा है, दिख रहा है? ओके, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे कि ये जो बच्चा है, ये बच्चे को डिजीज है कि हेल्दी बच्चा है? डिजीज वाला है। डिजीज वाला बच्चा। तो इसके जो पेरेंट्स है उसको डिजीज था कि नहीं था? यस हाँ सर। हाँ। ये जो लड़की है, ये जो गर्ल है, ये डिजीज वाली है कि हेल्दी है? अफेक्टेड है डिजीज वाली। अफेक्टेड है। तो इसके पेरेंट्स को है कि नहीं है? है सर। है। ठीक, अब ये जो लड़का है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये लड़का है, अफेक्टेड लड़का है कि हेल्दी लड़का है? अफेक्टेड बच्चा है। अफेक्टेड। इसके मम्मी पापा को है क्या? नहीं सर। ये बच्चा अफेक्टेड है कि नहीं है? है सर। है सर। तो उसके मम्मी पापा को है क्या? नहीं सर। नहीं है। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के लिए देखने का कि उसके पेरेंट्स को है कि नहीं है। उसके पेरेंट्स में डोमिनेंट है, इसमें डोमिनेंट है ना? हाँ सर। हाँ इसमें सर। डोमिनेंट था तो इसलिए ये यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट ट्रेट, दैट इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। क्लियर है? एग्जांपल इज मायोटोनिक डिसऑर्डर और द मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। क्लियर है? पर सर दोनों डोमिनेंट सर, वो अफेक्टेड कैसा हुआ सर? दोनों डोमिनेंट रहेंगे तो दोनों में अफेक्टेड रहेगा ही ना वो। अरे देखो, डोमिनेंट रिसेसिव रहेंगे तो ऑब्वियस है जो डिजीज वाला रहेगा वो दूसरे को डोमिनेट करेगा ना। सर आप कौन सा बता रहे हो सर? लेफ्ट में नहीं, मैं राइट वाला बोल रहा हूँ सर, वो जो एरो बनाए थे। अरे यार, जो मैं पढ़ाता हूँ पहले वो देखने का कि जो नहीं पढ़ाया हूँ उसमें बार बार भागते हो आप लोग। सर आपने अभी बोल रहे थे तभी मैं देखा सर, एरो फिर आपका दिखा ही नहीं। मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, अभी डोमिनेंट वाले के बारे में बोल रहा हूँ। ओके, सो ठीक है। अब देखो ये दो बंदे को हैं, अभी देखो यहाँ पे जितने भी बच्चे लोगों को बीमारी हुआ तो उनके मम्मी पापा को है कि नहीं है? उनके मम्मी है। पापा को है। तो अगर उनके मम्मी पापा ऑलरेडी बीमार हैं तो उसके मम्मी पापा या पेरेंट्स में डोमिनेंट रहेगा कि रिसेसिव रहेगा? डोमिनेंट। अगर रिसेसिव रहता तो आपको कैरेक्टर विजुअलाइज होता था क्या? नहीं। नहीं होता था, सप्रेस हो जाता। सप्रेस हो जाता था। यही आप अगर आप रिसेसिव में आ जाओगे तो ये जो ऊपर पेरेंट्स हैं इन दोनों को है क्या डिजीज कोई? नहीं सर। लेकिन अगर आप पेरेंट बच्चे को देखोगे, बच्चे को है कि नहीं है? है सर। है। बच्चे को है ना। अब ये बताओ कि बच्चे को अगर है तो है। मम्मी पापा में कोई डिजीज वाला था क्या? नहीं था। मम्मी पापा में कोई डिजीज वाला नहीं था ना। और अगर नहीं। अगर पेरेंट्स में कोई डिजीज वाला नहीं दिख रहा है तो ऐसा हो सकता है कि उसमें डिजीज ही नहीं था, या ऐसा हो सकता है कि डिजीज था लेकिन रिसेसिव फॉर्म में था। रिसेसिव फॉर्म में था। तो यहाँ पे भी रिसेसिव फॉर्म में था और यहाँ पे भी रिसेसिव फॉर्म में था। अब दोनों जगह रिसेसिव फॉर्म में था, तो जब रिसेसिव मिल जाएंगे तो उनके कैरेक्टर आपको दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? हाँ दिखेंगे। दिखेंगे, तो यू विल सी द डिजीज ओवर हियर। ठीक है, दिखेंगे। यही सेम चीज ये हुआ। तो कभी भी आपको कोई भी पेडिग्री एनालिसिस आए, उसमें अगर आए कि पेरेंट्स के पास डिजीज है और बच्चे के पास आ गया है तो दैट इज अ डोमिनेंट। ठीक है, और अगर पेरेंट्स के पास नहीं है एंड बच्चा अफेक्टेड हो गया तो दैट इज कॉल्ड एज रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट। हाँ, इसका ना जो चार्ट है ना, चार्ट मैं आप लोगों को बना करके दूंगा। पहले आप लोग ये लिख लो, फिर आगे चलते हैं। मैं डिजीज पढ़ा देता हूँ, फिर आफ्टर दैट आई विल डू द चार्ट। भेज रहा हूँ, जो चार्ट भेज रहा हूँ उसको रट डालो, और या तो कहीं पे आप लोग उसको लगा करके अपने घर में चार दीवार पे चिपका लो। ठीक है, और वो चीज आपको याद होनी चाहिए।
सर एक मिनट प्रीवियस Sir, बता। previous. सर वो डायग्राम बना रहे हैं। अच्छा बना लो, देता हूँ। दैट चार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर डिसऑर्डर। ठीक है, तो चलो चार्ट बनाना चालू करेंगे हम लोग। ठीक है, सो देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ डिजीज। हाउ मेनी टाइप्स? 4 types. 4 types. 4 types of mode of डिजीज। तो देखो, जो मैंने आप लोगों को 4 चार्ट दिए हुए हैं, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों को, 2 बार करना रहेगा। 4 टाइप ऑफ मोड ऑफ डिजीज है, उसके नीचे मैं चार्ट बनाऊंगा, और वो चार्ट के नीचे जो मैंने आप लोगों को चार्ट भेजे हैं, वो सब चार्ट को आपको फिक्स करना है। क्लियर? अंडरस्टैंड? कैसे है मैं बताता हूँ। जो डिजीज होते हैं मेनली हम लोग इनको क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2। So there are the 4 types of mode of transfer of disease or mode of disease. So mainly it is divided into 2 types. How many types? 2 types. So mainly it is 2 divided types. into 2 types. The first type is called as autosomal disease. क्या बोलते हैं? Autosomal disease. Autosomal disease. तो पहला वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे autosomal disease, और जो दूसरा वाला रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज द एक्स लिंक्ड डिजीज। क्या बोलेंगे? सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एक्स linked disease, and X linked disease is also called as sex linked disease. X linked disease is also called as sex linked disease. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये जो ऑटोसोमल डिजीज है, इट इज अगेन ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 2 types. 2 टाइप्स। So it is again of 2 types. The first one is called as autosomal dominant disease. क्या बोलते हैं? Autosomal dominant disease. So this is dominant. So or it is also called the autosomal dominant disease. Another one that is called the recessive. That is called as Recessive disease. recessive. So this is called as autosomal recessive disease. This is called as autosomal recessive disorder. क्या बोलते हैं? Autosomal recessive disorder. अब देखो इसको पॉइंट्स क्या होंगे। कोई भी अगर आपको ये दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? पेडिग्री एनालिसिस दिखाई देता है, तो आपको यही 4 चीज देखनी है, और ये 4 चीज देख के आपको डिसाइड करना है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है या ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है। क्लियर है? Yes sir. अब देखो जो डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट में सबसे पहले आपको क्या देखना है? फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट स्किप जनरेशन, मतलब डोंट स्किप जनरेशन। यहाँ पे जनरेशन स्किप होगा क्या? नहीं सर. No. दे डू नॉट स्किप जनरेशन, दे डू नॉट स्किप जनरेशन। पर रिसेसिव वाला जो रहेगा वो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्योंकि रिसेसिव में पेरेंट्स को रहता है क्या डिजीज? नहीं सर. नहीं रहता, बच्चे को रहता है, तो उसने क्या किया? जनरेशन को बैक किया ना। सो यहाँ पे क्या होगा? सो हियर दे स्किप जनरेशन, दे स्किप Generation. देयर इज अ skip generation. Any doubt? No, sir. चलो सेकंड पॉइंट पे। नाउ सी द सेकंड पॉइंट। Yes. फर्स्ट पॉइंट हो गया, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है डोमिनेंट में? अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन,
मतलब जो अफेक्टेड पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स क्या हो सकता, मतलब बच्चे क्या हो सकते हैं, अनअफेक्टेड भी हो सकते हैं। क्या बोल रहा है ये, दैट इज कॉलिंग एज अफेक्टेड पेरेंट्स, affected parents can have unaffected children. क्या, unaffected children, unaffected, they have unaffected children। यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, unaffected, यहाँ पे हो unaffected जाएगा, parent can have affected children, यहाँ पे हो जाएगा अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। क्या, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव affected children। ठीक है, unaffected parents can have affected children। children, तो हम लोगों को देखना है कि इसका ये क्या हो सकता है, व्हाट इज द एग्जांपल। एग्जांपल मैंने ढेर सारा आप लोगों को भेजा है कि नहीं भेजा है, भेजा है, तो उसमें से आपको देखना है। तो जैसे दो एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे हंटिंगटन डिजीज, ठीक है। दूसरा है अकॉन्ड्रोप्लाजिया। क्या, अकॉन्ड्रोप्लाजिया। ये जो अकॉन्ड्रोप्लाजिया है दैट इज अ डिजीज रिलेटेड टू डॉर्फिज्म। ये अकॉन्ड्रोप्लाजिया क्या है, कॉन्ड्रो मतलब क्या होता है, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, इट इज रिलेटेड टू कार्टिलेज। तो अकॉन्ड्रोप्लाजिया दिस इज अ टाइप ऑफ dwarfism, this is a types of dwarfism। क्लियर है, यस। और आपको मैंने ढेर सारा भेजा हुआ है, कितना सारा आप देखोगे वहां पे कितने सारे आपको एग्जांपल दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ का क्या हो जाएगा, सिस्टिक डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या, cystic fibrosis, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या हो जाएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, सिकल सेल अनीमिया और द सिकल सेल डिजीज। क्या, सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज। ठीक है, तो प्लीज राइट इट डाउन, ये लिख लो, तो मैं उसको मिटा करके दूसरा वाला लिखता हूँ। ठीक है सर, बोलो। आपने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा ना, डोंट स्किप जनरेशन और स्किप जनरेशन, हाँ, वो किस बेसिस पे लिखा है, मतलब कौन सा जनरेशन? मैं आपको इस पे एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, पहले आप लिख लो। चलें आगे, कैन आई रॉक? yes sir, यस सर। मिटाऊं? हाँ सर बता दीजिए। सर हाँ बोलो। सर ये जो डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज में जब अफेक्टेड पेरेंट्स अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस को मतलब चिल्ड्रंस आते हैं, तब अगर अनअफेक्टेड में सप्रेस है और वहां पे जो आगे जनरेशन आया उसमें अफेक्टेड आया, तो उसको ऑटोसोमल रिसेसिव बोल सकते हैं क्या? मतलब आप क्या बोल रहे हो, पेरेंट्स क्या रहेगा? मतलब अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस है
हाँ ऑटोसोमल डोमिनेंट में जो अनअफेक्टेड चिल्ड्रन है उसके आगे की जनरेशन आई अगर अफेक्टेड चिल्ड्रन, तो उसको ऑटोसोमल रिसेसिव बोलेंगे। अब देखो, जो अनअफेक्टेड पेरेंट्स के बच्चे रहेंगे, ठीक है, तो मतलब जो अनअफेक्टेड बच्चे आए हैं, आप वही बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, उसके तो, आगे की जनरेशन अफेक्टेड आई तो उसको ऑटोसोमल रिसेसिव बोलेंगे। तो हाँ, तब वो रिसेसिव हो जाएगा ना। लेकिन क्या होना चाहिए, ये जो बच्चा आया हुआ है, जो बच्चा आप देख रहे हो अनअफेक्टेड बच्चा है, उसकी जिससे मैरिज हुई रहेगी या शादी हुई रहेगी, वो भी क्या होनी चाहिए, अनअफेक्टेड होनी चाहिए ना। हाँ ओके ओके मान लो समझा। उसकी शादी किसी की, जिसकी शादी है, उसकी शादी किससे हुई होगी, अफेक्टेड वाले से हुई रहेगी, और ये अनअफेक्टेड है, तो इस पर बच्चा ये आएगा तो क्या हो जाएगा, किसमें आ जाएगा, वो डोमिनेंट में आ डोमिनेंट, जाएगा। ओके ओके। ये चलें आगे, मिटाऊं? Yes. ओके, तो बस इसको ही मिटाना है, बाकी का तो चलो ठीक है। इस वीक में आप लोगों को किसी डे में आफ्टरनून में टाइम है क्या? Sir, इस वीक में सैटरडे के पहले आप लोगों के पास अपना, आज मंगलवार है ना, यस सर। मतलब मम्मी कि सैटरडे नो सर, और, प्रैक्टिकल होता है। अच्छा, सैटरडे और थर्सडे में आफ्टरनून किसी के पास टाइम है क्या आप लोगों में? सर नहीं आप 6 टाइम? के पहले ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सुबह और शाम को ही रहता है हमारा लेक्चर। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल्स रहता है नहीं ना। सर, अभी छुट्टी है। सर प्रैक्टिकल्स वो भी 2-3 बजे तक रहेगा, आई डोंट, पता नहीं उसके बाद। लोगों को, क्योंकि इससे आप लोगों को क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। हाँ सर, आते सर, बहुत सारे आए थे पिछली बार भी। ओके, सो नाउ कम टू द डोमिनेंट। अब डोमिनेंट में क्या होता है, डोमिनेंट में यहाँ पे एक चीज याद रखना है, डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। क्या? डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। अभी मेरे को ये बताओ कि अगर ये एक्स लिंक डिजीज है, तो जो फादर है, फादर में से कौन सा क्रोमोसोम जाएगा उसके बच्चे में? वाई। वाई। why? कभी ऐसा हो सकता है कि फादर से बच्चे को बीमारी हो गया हो, मतलब कि अपना मेल चाइल्ड को, पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं No, sir. पॉसिबल, ठीक है। नो तो सर। इसमें ये चीज का ध्यान रखना है। सेकेंड, ऑल डॉटर्स आर अफेक्टेड, फादर विल बी अफेक्टेड। ठीक है, अगर जितनी डॉटर है, सब डॉटर अगर अफेक्टेड है, ऑल डॉटर्स ऑफ affected father will be affected। अभी बताओ, जो फादर है, वो फादर से उसके बच्ची में क्या जाने वाला है? एक्स। पूरा का पूरा एक्स जाएगा। अगर वो एक्स वाला डिजीज वाला है, तो हर फीमेल में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। क्या? नाउ कम टू द एक्स लिंक्ड रिसेसिव में। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में पहला क्या है, मेल आर मोर अफेक्टेड। इसमें कौन अफेक्टेड होता है ज्यादा ज्यादा? मेल। मेल आर मोर अफेक्टेड, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड। सेकेंड वाला क्या है,
डिजीज टेंड्स टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन, क्या? मदर टू सन से होता है। डिजीज टेंड्स टू ट्रांसफर फ्रॉम। सर ये एक्स लिंक वाला डोमिनेंट और रिसेसिव कैसा होगा, एक बार बताइए ना। मतलब जो पेरेंट्स से आएगा वो डोमिनेंट और जो पेरेंट्स से नहीं रहेगा मतलब वो रिसेसिव रहेगा। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, द डिजीज टेंड्स टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन, द डिजीज टेंड्स टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन, ठीक है, एंड फादर टू डॉटर, एंड फादर टू डॉटर। ये चार्ट आप लोगों को किसी भी हाल में याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, ओके, ठीक है। ये लाइन दोनों में आएगी, डिजीज नेवर ट्रांसफर। सर ये डोमिनेंट रिसेसिव दोनों के लिए लिख रहे हो ना? फ्रॉम, दोनों में रहेगा ना, एक्स लिंक डिजीज है ना, तो फादर से आ सकता है क्या सन में? नहीं, सिर्फ नो फीमेल। सर। तो फादर टू सन, ठीक है। अब दोनों का एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल तो मैंने आपको भर भर के दे दिए हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल लिख लो, विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट, क्या? विटामिन डी रेजिस्टेंट विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स, ओके। इसका एग्जांपल क्या है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, क्या? हीमोफीलिया, और दूसरा क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, ओके। सो प्लीज राइट इट डाउन। तो काम करता हूँ, 1 घंटे के लिए मैं अपना लेक्चर एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये डिजीज जो है, ये सॉल्व का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये दो चार्ट आपके पास आ गए, ठीक है। मान लो उसके नीचे जो लिखा है उसके नीचे नहीं लिखा होता, पहले वाले में आ जाओ। पहला वाले में अगर आ जाओ तो जो चार्ट मैंने आपको लिखवाया है उसमें ध्यान से देखो, ऑटोसोमल डिजीज क्या बोलता है, इट डोंट स्किप जी जनरेशन। कहीं पे भी जनरेशन में स्किप हुआ है? नहीं सर। नो सर। नहीं हुआ है, ठीक है। एंड क्या बोल रहा है, अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। तो ये अफेक्टेड पेरेंट्स है, हाँ सर। तो इनके पास क्या है, अनअफेक्टेड चिल्ड्रन है। ठीक है, अनअफेक्टेड चिल्ड्रन है, अनअफेक्टेड चिल्ड्रन है ना, अफेक्टेड हाँ, भी सर, है, है। अनअफेक्टेड भी है, ठीक है। अब क्या हुआ, सॉरी ये नहीं है, ये 3 है। तो अब ये हो गया, ठीक है, दोनों हो गया, दोनों क्या कर रहा है, अप्रूव कर रहा है, दोनों अप्रूव कर रहा है, तो दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। दूसरे वाले में आ जाओ, तो इसमें पढ़ो जनरेशन स्किप, तो पहला जनरेशन स्किप्ड है कि नहीं? है सर। स्किप्ड है ना। दूसरा क्या बोला, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, तो ये दोनों अनअफेक्टेड है, इनके पास अफेक्टेड चिल्ड्रन है। ये दोनों अनअफेक्टेड है, इनके पास अफेक्टेड चिल्ड्रन है। हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को पता चलेगा। तो ये जो सेकेंड डिजीज है, तो इसमें जैसे सिकल सेल अनीमिया दिया है, तो इसमें सिकल सेल अनीमिया ही लिखना है कि जो मैंने आपको लिस्ट दी है उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं? उसमें से कोई भी लिख सकते हैं। उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट क्लियर, एनीवन? नो सर। चले आगे। यस सर।
नाउ कम टू द मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या? मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, अब अगर आप लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर एकदम ध्यान से देखो, सबसे पहला डिजीज है हीमोफीलिया। क्या? हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या था? पढ़ाया था, एग्जांपल दिया था, दैट इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर था। क्या था? यस सर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर था। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग ब्लीडर डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर। क्या? ब्लीडर डिजीज। इसमें ब्लीडिंग काफी ज्यादा होता है। क्या होता है? ब्लीडिंग काफी ज्यादा होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग देखते हैं। सो इन दिस प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड क्लॉट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, दे गॉट अफेक्टेड। ठीक है, तो कौन सा प्रोटीन मैंने बताया था जो ब्लड क्लॉट करते हैं? कौन सा बताया था? फाइब्रिनोजेन मैंने बताया था। तो वो क्या हो जाता है? दे आर गेट अफेक्टेड। क्या हो जाता है? वो अफेक्टेड हो जाता है। क्या हो जाता है? दे गेट अफेक्टेड। तो जब वो अफेक्टेड हो जाएगा तो प्रॉपरली होगा क्या? नहीं सर, नो। तो ये प्रॉपरली नहीं होने वाला। तो ब्लड क्लॉट हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं हो रहा है सर। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? तो इसीलिए इसको हम लोग ब्लीडर डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज दी ब्लीडर डिजीज। क्या बोलते हैं? ब्लीडर डिजीज। तो इस पे कौन सा फैक्टर अफेक्टेड होता है? ठीक है, तो इसमें कौन सा फैक्टर अफेक्टेड होता है? फाइब्रिनोजेन। फैक्टर 8। फैक्टर 8। ठीक है, कौन सा फैक्टर अफेक्टेड होता है हीमोफीलिया में? मैंने आप लोगों को फैक्टर लिख करके दिया है। हाँ सर, आपने ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 विल बी अफेक्टेड। विच फैक्टर? फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग अगर देखते हैं, ठीक है, जब भी अगर हम लोग कोई भी डिजीज देखते हैं, तो अगर मतलब कि हम लोगों को क्या करना है? क्लॉट करना है। क्लॉट करना है तो मैंने आपको कितने स्टेप्स बताए थे? 13 स्टेप्स बताए थे। और मैंने क्या बोला था कि किसी भी 13 स्टेप में अगर कहीं पे भी अगर आप स्किप करते हो तो वहां पे क्लॉट बनेगा क्या? नहीं। अगर क्लॉट नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। क्लियर है? ओके। सो अब फैक्टर 8 अफेक्टेड होता है, फैक्टर 9 अफेक्टेड होता है, और फैक्टर 11 भी अफेक्टेड हो सकता है। फैक्टर 11 भी